नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज़ देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। आज भी हम इनसे देश की राजनीति के बारे में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे और एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में थे और वहाँ पर उन्होंने जो संवाददाता सम्मेलन अखिलेश यादव के साथ संबोधित किया, उसमें उन्होंने एक बार फिर से वही सारी बातें दोहराई, जिन पर 2-3 दिन पहले काफ़ी चर्चा हुई थी मीडिया में कि किस तरीके से मौका मिलेगा अमित शाह को और नरेंद्र मोदी पीछे हट जाएँगे वगैरह-वगैरह। मेरा सवाल ये है कि जो यात्रा पर निकले हैं, देश की यात्रा पर अरविंद केजरीवाल, क्या आपको लगता है कि वो बहुत गहरा प्रभाव डाल पाएँगे? खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर उनके दल का कोई खास वजूद नहीं है, कोई मजबूती नहीं है? देखिए, कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो कि केवल अपने समर्थकों और अपने जनाधार में ही प्रभाव डाल पाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि इससे परे भी जाने की क्षमता रखते हैं। अरविंद केजरीवाल उन चंद नेताओं में से एक हैं जो कि अपने जनाधार और अपना जो उनका क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली की राजनीति उनका क्षेत्र है, जहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उससे परे भी प्रभाव रखते हैं। उन्होंने एक दिल्ली में एक मॉडल विकसित किया है गवर्नेंस का, और वो मॉडल एक इस तरह का मॉडल है जिसकी चर्चा सब तरफ है। आज कोई गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता, जिसका दावा कर 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में आए थे। लेकिन दिल्ली का जो मॉडल है उसकी चर्चा सब तरफ होती है। वो दूसरे प्रदेशों में भी उत्सुकता पैदा करता है। जो शैली है अरविंद केजरीवाल, वो शैली भी कुछ इस तरह की है कि वो अपने श्रोताओं से काफ़ी आत्मीयता के साथ में वो एक तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। कम से कम मेरी समझ उनके बारे में ये है कि उनमें एक बहुत ही ज़बरदस्त राष्ट्रीय नेता होने की क्षमताएँ हैं। चूँकि उनकी पार्टी का भौगोलिक विस्तार इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हर जगह उनके फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ें, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हम लोग पहले मानते थे कि आम आदमी पार्टी केवल छोटे प्रदेशों में ही कामयाब हो सकती है। मतलब आम आदमी पार्टी केवल हरियाणा एक छोटा-सा प्रदेश है, गोवा एक छोटा-सा प्रदेश है, उत्तराखंड एक छोटा-सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, वहीं केवल कामयाब हो सकती है। या ऐसे प्रदेशों में कामयाब हो सकती है जहाँ मुख्य तौर पे शहरी आबादी है, जहाँ पे जाति की जो राजनीति होती है उससे परे जाके कुछ होने की संभावना है। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जो सफलता है, उस सफलता ने उनके बारे में इस तरह की बातों को झुठला दिया है। दूसरे पहले हम लोग ये मानते थे कि आम आदमी पार्टी एक पूरी तरह सेफोक्रेटिक पार्टी है, अगर वो चुनाव हार गई तो फिर उसका संभलना या विकसित होना मुश्किल है। उसके लिए चुनाव जीतना, लगातार जीतते रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता ने इस बात को भी झुठला दिया है। पंजाब में वो एक चुनाव हार गए थे, उसमें जो उम्मीद थी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरा चुनाव उन्होंने जमकर जीता। उस बीच में वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपना जनाधार नहीं खोया बल्कि पहले से बढ़ाया। तो वो एक अरविंद केजरीवाल जैसे कहते नहीं है एक साहित्यिक शैली में कि अभी वो एक ऐसी पंक्ति है जिससे केवल आधा ही समझा गया है, आधा ही पढ़ा गया है। अभी उनकी संभावनाएं पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल के साथ खास तौर पे मीडिया में चूँकि इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ा-चढ़ा कर भी देखा जा रहा है, तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी जिनको कहा जाता है विभव जो हैं, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है स्वाति मालीवाल के साथ, वो भी थे। और यह माना जा रहा है एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कि इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला दिया गया था कि आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिसमें राघव चड्ढा का नाम है और कैलाश गहलोत का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है। और ये कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली में चुनाव में दबाव बनाने के लिए, पंजाब में चुनाव में दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। तो इस तरीके जो घटनाक्रम है एक दूसरा घटनाक्रम तो कैसबा ही जाता है, पहली घटना घट चुकी है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरा है? देखिए, अगर कैलाश गहलोत और उनके राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध तक करने से इनकार कर दिया था, या कोई दूसरे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बीच जाते हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान होगा। फायदा तो इससे हो नहीं सकता है, नुकसान तो होगा ही। और भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली है, जितना दल बदल वो करवा सकती है, उसकी कोई इन सीमा नहीं है। अभी देखिए, कल
कि किसी राष्ट्रीय अखबार में एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ था। मैं उस आंकड़े को आपसे साझा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कमोबेश 435 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, और इन 435 सीटों में 106 लोग वो हैं जो कि 2014 के बाद दल बदल करके भाजपा में आए। उनको भाजपा सांसदों का चुनाव कर, यानी एक चौथाई जो टिकट जिन लोगों को दिए गए हैं वो दल बदल करके आए। यानी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में दीक्षित नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक कार्यकर्ता नहीं। मतलब आज 7-8 साल पहले तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। ये केवल हम लोगों की निगाह केवल हेमंत विश्व शर्मा पे टिकी रहती है या ज्योतिरादित्य सिंधिया पे टिकी रहती है, नहीं टिकी रहती है, लेकिन भाजपा के जिन लोगों को भाजपा सारे देश में चुनाव लड़ा रही है उसका एक चौथाई उम्मीदवार जो है वो दल बदल करके आया। तो भाजपा तो दल बदल करवाने में माहिर है। दल बदल कराने का जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। ऐसा सब पार्टियां, बड़ी पार्टियां दल बदल करती हैं और दल बदल करवाने के जरिए अपने आप को बेहतर बनाती हैं, नई नई शक्तियां अपने अंदर लाती हैं। लेकिन भाजपा ने जो किया है इसके ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है। तो वो दल बदल तो भाजपा करा ही सकती है। इस मामले में भाजपा की महारत है वो अभूतपूर्व है अपने आप में। आज अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं अभी तक, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उससे एक साफ संदेश ये जाता है कि उनको विशेष ट्रीटमेंट दिया गया है, उनके साथ कुछ अलग से व्यवहार किया गया है। तो ये जो बयान है उसे क्या हम जुडिशरी पे हमले के रूप में देखें, अमित शाह की एक बेचैनी के रूप में देखें कि ये कुछ पूरा जो खेल हमने सजाया था उसमें कुछ अलग सा घट गया? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। आप जब से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बारे में कुछ खास बोल नहीं रहे हैं। उस दिन भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। अब अमित शाह ने जो टिप्पणी की है ये भी काफी संभाल के की गई टिप्पणी है कि भाई कोई विशेष किस्म का ट्रीटमेंट, विशेष किस्म का व्यवहार उनके लिए विशेष सुविधा उन्हें प्रदान की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन्हें अंतरिम जमानत ही नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 1.5 साल से प्रचार चल रहा है, जिसमें विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, भाजपा के सब लोग चील कौओं की तरह टूट पड़ते हैं और उसको अपराधी बताने लगते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से वो अपराधी कैसे हो सकता है? गिरफ्तार होने के बाद भी अपराधी नहीं होता वो। अगर वो जेल में है और उसको जमानत नहीं मिल रही है फिर भी वो अपराधी नहीं है, उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होने लगेगा तो पूरे जो न्यायिक प्रणाली है उसका पूरा मजाक बन जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक मंचों पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक तो पूरी भाजपा जो है वो जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां या तो भाजपा की हिस्सा बन गई हैं या भाजपा जांच एजेंसियों का हिस्सा बन गई है। भाजपा की पूरी राजनीति ही दरअसल जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है, ऐसा लगता है। तो अरविंद केजरीवाल को जो एक अल्पकालीन जमानत प्राप्त हुई है, ये जमानत में और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछी मुकदमे के दौरान, वो सब इस पूरे रवैये को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करती है, गड़बड़ाती है। तो ये चीज भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले नेता हैं जिन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित जो भाजपा की राजनीति है, उस राजनीति को उस तरीके से कामयाब होने से रोक दिया है जिस तरीके से वो उसे दूसरे नेताओं के संदर्भ में कामयाब करते रहे। वो बार बार मैं कहता रहा हूं, उनकी वो जो पूरा रवैया था कि हम इनके सम्मनों पर हाजिर नहीं होंगे, हम कहेंगे कि सम्मन गैर कानूनी है। इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बहुत कोशिशें करनी हुई, खुद अदालत में जाना पड़ा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने गिरफ्तारी कर लिया अरविंद केजरीवाल को आखिरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो जिस तरह चुनाव के दौरान जो जेल में रखना चाहते थे वो जेल में नहीं रख पाए। ऐसा किसी और नेता के साथ नहीं हुआ, केवल अरविंद केजरीवाल के साथ ही क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि इस आदमी के पास में एक खास तरह का एक रणनीतिक मानस है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है ये आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करती है, भाजपा के बहुत सारे दावों को काट देती है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव
लोकसभा के चुनाव में वैसे नतीजे नहीं आते ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल 4-5 दिनों बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि राजनीति बदल जाएगी। फिर यही जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले लोग जो हैं, जो नए सत्ताधारी होंगे, उनके कहने पर काम करेंगे, क्योंकि सारा का सारा तो काम, जिनकी गतिविधियां हैं, सारे छापे हैं, तलाशियां हैं, एफआईआर है, गिरफ्तारियां हैं, तो सारी की सारी हैं तो राजनीतिक। आज प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया। भाषण थोड़ा रोचक लगा मुझे। मैंने पूरा सुना नहीं, पर उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ देखा, पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो दावा कर रहा है, खासतौर पे राहुल गांधी पे उनका निशाना था कि बहुत कुछ वो चीज़ें वो कर देंगे, और वो खटाखट जो राहुल गांधी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका प्रधानमंत्री ने बार-बार इस्तेमाल किया और कहा कि इंडिया गठबंधन टूट कर बिखर जाएगा, खटाखट, खटाखट। लेकिन उस मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का दावा है वो क्या आपको व्यावहारिक लगता है? क्योंकि खड़गे साहब ने और अखिलेश यादव ने जब संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया था 2 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएँगे तो हम 10 किलो अनाज देंगे। तो क्या इस संदर्भ में, इस तरह की घोषणाओं के संदर्भ में चुनाव में कुछ इसका कुछ असर आप देखते हैं? प्रधानमंत्री की जो आलोचनाएँ हैं कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर, उसमें कोई दम आप देखते हैं? आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, ये इस चुनाव में कोई जज्बाती और लोग मतदाताओं को, हम लोग बार-बार इस बात को कहते रहे हैं, आवेशित करने वाला कोई मुद्दा नहीं। मतदाता अपनी जगह बैठा हुआ है, उस तक सारी घोषणाएं, सारी दावेदारियां, सारे खींचतान, जो भी राजनीतिक अंताक्षरी हो रही है पार्टियों के बीच में, कांग्रेस भाजपा मतदाताओं तक पहुंच रहा है। मतदाता सबको सुन रहा है, उसको सुनकर वो अपना दिमाग बना रहा है। नेताओं, सरकारों ने क्या किया है उसे पता है। कांग्रेस ने 60 साल तक क्या किया मतदाताओं को पता है। मतदाताओं को ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया है। वो मतदाता अपने हिसाब से अपना अपना मन बना रहे हैं। तो वो मतदाता क्या सोच रहा है, ये जानना, ये डिकोड करना इस चुनाव में हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो सर्वे आते हैं, इन सर्वे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जरिए हम लोग कुछ मतदाताओं की सोच का पता लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बाइनरीज में सोचते हैं, हम लोग द्विभाजनों में सोचते हैं, तो हम लोग केवल पक्ष विपक्ष में ही सोचते रहते हैं। तो तीसरा पहलू मतदाताओं का और मतदाता के संपर्क में जो कार्यकर्ता बैठा हुआ है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। हम लोग मान के चलते हैं कि कार्यकर्ता एक चाबी वाला गुड्डा है, जिसको नेता जब चाबी दे देगा तो उसी हिसाब से वो चक्कर काटने लगेगा, चक्री हो जाएगा। और मतदाता को नेता मीडिया के जरिए जो खुराक परोसेगा, उस मतदाता उस खुराक को लेगा और उसके हिसाब से मतदाता अपना निर्णय लेगा। लेकिन ये इस चुनाव में कार्यकर्ता भी सोच रहा है, मतदाता भी सोच रहा है, और सब लोगों के अपने सवाल हैं। सब लोग अपने सवालों की कसौटियों पर राजनीतिक दावेदारियों को कस रहे हैं। जहां तक सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो इन जो उसने वायदे किए हैं घोषणा पत्र में, और जो अभी घोषणा पत्र के बाहर जो वायदे किए जा रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायदा किया है, क्या उनको पूरा कर पाएगी? मेरा मानना है इन वायदों को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि अर्थव्यवस्था में कुछ प्राथमिकताएं बदलें। केवल आप निजी क्षेत्र के लोन ही ना माफ करते रहे, किसानों के लोन माफ करने के बारे में भी सोचें, लोगों को राहत देने के बारे में भी सोचें, लाभार्थियों को अपना वोटर ना माने। मतलब कुछ बदलना पड़ेगा, और उसके लिए कांग्रेस ने कहा भी है, अपने घोषणा पत्र में ही कहा है कि वे एक नव संकल्प अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। ये नव संकल्प शब्द बताता है कि अर्थव्यवस्था में कांग्रेस एक बड़ा संशोधन करने के बारे में सोच रही है। और कांग्रेस, मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा पैसे का एलोकेशन किया जाए, जो कि आम आदमी पार्टी का पहले से ही एक स्थापित रवैया है, ज्यादा एलोकेशन किया जाए। अगर कांग्रेस को सत्ता में मौका मिला तो कांग्रेस इस काम को राहुल गांधी के नेतृत्व में अवश्य करेगी, और अगर नहीं करेगी कांग्रेस तो 6 महीने के अंदर इतनी अलोकप्रिय हो जाएगी जितनी वो आज तक कभी नहीं। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि वो जो भविष्य में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन देंगी। इसे हम कैसे देखें? क्या वो अपनी दावेदारी वापस ले रही है? बयानों का अभी कोई मतलब नहीं है। चुनाव नतीजे के बाद ये तय किया जाएगा कि कोई बाहर सरकार में जाएगा या सरकार के बाहर रहेगा। अच्छा, मान लीजिए विपक्ष इसमें जीत गया, तो विपक्ष तभी तो जीतेगा जब कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी। विपक्ष तभी तो जीतेगा जब ममता बनर्जी बंगाल में खूब जम के जीतेगी। विपक्ष तभी तो जीतेगा जबकि द्रमुक जीतेगी, वरना विपक्ष कैसे जीतेगा? आम आदमी पार्टी जीतेगी तभी तो विपक्ष की सरकार बनेगी। तो जब ये लोग जीत जाएंगे तो फिर सरकार
केंद्र में सत्ता किसको बुरी लगती है? सब लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे, सत्ता में भागीदारी का फार्मूला बनेगा, तैयार होगा, उस फार्मूले के तहत लोगों को पद बटेंगे, लोगों को मंत्रालय बटेंगे, सब कुछ होगा। मैं एक खबर देख रहा था, एक खबर थोड़ी पुरानी है कि भूपेश बघेल जो हैं वो रायबरेली का प्रभार देख रहे हैं, अशोक गहलोत अमेठी का देख रहे हैं और डीके शिव कुमार भी उत्तर प्रदेश में आए हैं और प्रियंका गांधी दो कम से कम क्षेत्र में काफी जोरदार मेहनत कर रही हैं। सवाल मेरा ये है कि कम से कम क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी ठीक से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बदली है। उत्तर प्रदेश का माहौल काफी बदला है और ये बड़े-बड़े पत्रकारों ने बात कहनी शुरू कर दी। हमारे आपके जैसे लोग ही नहीं, जो रोज सोशल मीडिया पर कार्यक्रम करते हैं। अब जैसे सुनीता एरन ने, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे उनकी खास महारत है, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बड़ा लेख लिखा। शायद कल या परसों वो लेख प्रकाशित हुआ है, बड़ा लेख है हिंदुस्तान, आप भी जरूर मौका लगे तो देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या कुछ नया घटित हो रहा है। शुरुआत ये हुई थी कि भाई जो कुछ है भाजपा ही भाजपा है, भाजपा 70 और 70 के ऊपर सीटें जीतेगी। आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही है सुनीता एरन, लेकिन वो कह रही है ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी बहुत दबा के लड़ रही है और कांग्रेस के साथ जो उसका अलायंस हुआ है, उसने समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय छवि प्रदान कर दी है। वो केवल एक स्थानीय प्लेयर के तौर पर वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। ये सब बातें सुनीता एरन ने कही है उसके अंदर। तो उत्तर प्रदेश में जो घटित हो, अब जाहिर है, अब जब जमीन से लोगों को संदेश मिल रहे हैं, आहटें आ रही हैं जमीन से, ये लड़ाई जोरदार है और अभी उत्तर प्रदेश में काफी कम सीटों पर ही मतदान, अब काफी सीटों में मतदान होना बाकी है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है कि अब ताकत तो सब वहीं झोंकी जाएगी। तो सब सारे के सारे सपे सालार आ रहे हैं वहां अपनी ताकत लगाने के लिए। आमतौर पर मैं ये देख रहा हूँ, आप भी इसको अनुभव कर रहे होंगे कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू ही ज्यादातर दिखा रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष या विपक्षी दल के नेता खुद को इतना स्थापित कर पाए हैं कि वो मुख्य धारा के मीडिया को का मुकाबला कर पाए, उनकी प्रचार शैली का मुकाबला कर पाए, तो या वो प्रधानमंत्री के जो इंटरव्यू है, अगर आप उनको देखें तो बड़े मुरझाए हुए से लगते हैं प्रधानमंत्री के इंटरव्यू। उनके अंदर वो चमक नहीं है। एक स्वतंत्र पत्रकार बैठकर एक प्रतिभाशाली राजनेता से, जो कि प्रगल्भ भी है, वक्तृत्व कला में भी माहिर है और निर्भीक होकर अपनी बात कहता है और कड़वे सवाल का भी जवाब दे सकता है, इतनी कुशलता उसमें है, इतनी धीरज है, इस तरह का कोई सीन नहीं निकलता वहां। वो सारा का सारा प्रायोजित इंटरव्यू लगते हैं, फौरी उस तरह के इंटरव्यू लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यू कोई खास असर डाल रहे हैं। कल राहुल देव के साथ जब हम लोगों की बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा भी था, कोई प्रधानमंत्री में सत्यनिष्ठा नाम की चीज ही नहीं है कोई। एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो हिंदू बनाम मुसलमान मैं नहीं कर सकता सार्वजनिक जीवन में, अगर ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में मैं नहीं रहूंगा, और दूसरी तुरंत बाद एक चुनाव सभा में फिर वही करते हुए नजर आते हैं। तो दोनों के बीच में कोई वो है ही नहीं। पूरी तरीके से एक ऐसा अंतर्विरोध है जो न समझ में आने वाला है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के मैं नहीं समझता कि उनके इंटरव्यूज से उनके वोट बढ़ रहे हैं या जनता में उनकी दिलचस्पी पैदा हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये चुनाव कौन पार्टी कितना कोलाहल पैदा करती है, कितना इंटरव्यू देती है, कितनी रैलियां करती है, कितने रोड शो करती है, इसके आधार पर नहीं तय होगा। ये पार्टी वोटर के अनुभव से तय, ये चुनाव वोटर के अनुभव से तय होगा। वोटर को क्या अनुभव हुआ है पिछले 5 साल में, इस आधार पर तय होगा। अगर वोटर को अच्छा अनुभव हुआ होगा तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लेकिन अगर उस अनुभव में कोई कमी होगी तो फिर भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है। आप सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज्यादा बेहतर नरेंद्र मोदी जी के लिए ये होता कि वो रवीश कुमार जैसे किसी पत्रकार का इंटरव्यू देते हैं और सारे सवालों को लेते हैं और वो ज्यादा लोग देखते भी। हर हर देखिए, हर पत्रकार के भीतर एक रवीश कुमार छिपा हुआ है, बशर्ते उसको बाहर आने का मौका दिया जाए। अगर जिस संस्था में वो काम करता है, इस चैनल में काम करता है, इस अखबार में काम करता है, उस अखबार का मालिक संपादक कहे कि लो दबा के इंटरव्यू, और प्रधानमंत्री भी तैयार हो जाए इसमें, तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि एक रवीश कुमार ही इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? सवाल तो हर कोई पूछते हैं, सवाल कौन से पूछे जाना चाहिए हर पत्रकार को पता है। आप किसी जिला स्तर के रिपोर्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछे जाना चाहिए, वो भी आपको बता देगा। जो सवाल नहीं पूछे गए उनको बता देगा आपको। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का जो नामांकन हुआ था उस कार्यक्रम में नहीं गए, हालांकि एक दिन पहले वो भाजपा का सिंबल लेके घूम रहे थे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है कुल मिलाकर घुमा फिरा के। तो वो क्या ये नीतीश कुमार की कुछ बदलती राजनीति का संकेत माने या नीतीश कुमार काफ़ी भ्रमित हो गए हैं? नहीं, नहीं, वो तेजस्वी यादव तो उनके ऊपर व्यंग कटाक्ष की बौछार कहते करते रहते हैं। इस काम में उनको एक खास तरह की कुशलता प्राप्त है, ये मैंने महसूस किया है। देखिए, नीतीश कुमार का सितारा डूब रहा है और इस लोकसभा चुनाव में ये आधे से ज्यादा अस्त हो जाएगा और अगले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से अस्त हो जाएगा। कम से कम अभी तक मेरी समझ उनके बारे में ये बनी है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, वो कुछ देखने में काफी सिकुड़ से गए हैं देखने में। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार को हम लोग देखते हैं तो कुछ हम लोगों को उनको देख के कोई ऐसा उत्साह नहीं पैदा होता, कोई जोश नहीं पैदा होता कि भाई अब ये बंदा कुछ कर गुजरेगा। कुछ कर गुजरने के उनके दिन जा चुके। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर खत्म करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए प्रोफेसर आपको धन्यवाद। नमस्कार।